8.54 एकड़ का जमीन मुसलमानों के पास है। ताज्जुब नहीं होता, आपको हैरत नहीं होती कि मुसलमान सबसे गरीब है। देखिए फर्जी सेक्युलर झूठी सेक्युलर पार्टियों को कि कितना मजबूर और मजलूम रखा है इन्होंने मुसलमानों को। जो मुस्लिम सामंतवाद है ना, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो लगातार इन पूरी संस्थाओं पर कब्जा जी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि सारे सवाल तो भाजपा के लिए है और भाजपा ही लेकर आई जमीन है। वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब सिर्फ और सिर्फ गरीब का कल्याण है। औकात है मतलब वक्फ की प्रकार। जैसे मुसलमान जब भाजपा में आते हैं हमें क्या क्या सुनने को मिलता है, और फिर ये कहा जाता है मुसलमानों को टिकट नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि एक्सेस टू एजुकेशन बड़ा है। मैं आपको सवाल पूछ रही हूं शाजिया, आप कहना चाह रही है कि बहुत ही ज्यादा जुल्म हुआ है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बजट कम कर दिया है। सिर्फ वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम अगर आ जाएंगे तो मुसलमानों का कल्याण हो जाएगा कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्ति है उसको एग्जामिन करेगा और 2 गैर मुसलमान आ जाएंगे। नहीं, जवाब लगता नहीं है 2 गैर मुसलमान आ जाएंगे 22 लोगों के उसमें, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर उनको नमाज़ें पढ़ानी है, उन्हें इमामत करनी है, क्या नमाज़ संस्था है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी संस्था है शाजिया, जितना काम है तो इस देश यानी कि शाजिया नाकाबिले अतबार है। अच्छा, एक और सवाल है, सारे जो मुसलमानों के हक बोल रहे हैं राहुल गांधी किसी मुसलमान को अध्यक्ष बनाए फिर वोट मांगे, ठीक है शाजिया, अगर इतने नाकाबिले अतबार हैं उस सवाल का जवाब है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है, वीडियो पूरा बने रहना क्योंकि आज के हम देखेंगे डिबेट में किस तरीके से राहुल गांधी अपने मुद्दे चेंज करते रहते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जातिगत जनगणना की मांग उठाई। उनका तर्क है कि सरकार बनने पर कानून द्वारा जातिगत जनगणना कराई जाएगी और तेलंगाना के मॉडल को अपनाकर आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। इस राग को वह कई सालों से अलाप रहे हैं। जब इस मुद्दे से चुनाव में कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है तो अब वह वक्फ बोर्ड संशोधन कानून जो भी लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर कानून का रूप ले चुका है, इस मुद्दे को लेकर अब बिहार और बंगाल के चुनाव में कूदने जा रहे हैं। उनका कहना है ये कानून मुसलमान विरोधी है। उनके इसी बयान को लेकर दरबारी एंकर बीजेपी के प्रवक्ता साजिया इल्मी से सवाल पूछ रही थी। शाजिया इल्मी ने इसके सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को आड़े हाथ लेते हुए उनका मुसलमान के प्रति जो व्यवहार है उसका कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। सुनते ही दरबारी एंकर सदमे में आ गई क्योंकि साजिया इल्मी ने इस मुद्दे को लेकर नेहरू गांधी खानदान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो देखते हैं डिबेट में किस तरीके से दरबारी एंकर अपने सवालों के द्वारा भाजपा प्रवक्ता साजिया इल्मी को घेरने की कोशिश कर रही थी। पर साजिया इल्मी भी पुरानी पत्रकार रह चुकी है, उसको पता है किस तरीके से इस दरबारी एंकर के एजेंडे की हवा निकालनी है। डिबेट को पूरी देखें तभी आपको पता लगेगा कि किस तरीके से साजिया इल्मी ने इस दरबारी एंकर का पर्दाफाश किया। तो शुरू करते हैं डिबेट को। चालू करो बे। शाजिया, मेरा ध्यान दरअसल अटक गया इस शब्द पर जो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा एक वक्त पर, वो भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय संभाल रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि जितने लोग विरोध कर रहे हैं ये सब प्रायोजित है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कम्युनल कलाकार हैं। कौन प्रायोजित कर रहा है शाजिया? बिल्कुल, देखिए इनकी पूरी तरह से इनकी राजनीति जो अपने को सेक्युलर कहते हैं दरअसल पूरी तरह से कम्युनल है। वो एक कम्युनिटी को, खासतौर से मुसलमानों को, और उसी कम्युनिटी को लगातार जिससे वो वोट लेते हैं, जिसके चलते वो सत्ता में काबिज हैं, जानबूझ के इतने सालों से उन्होंने सामाजिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर उन्होंने उनको इतना ज्यादा पिछड़ापन उसमें बढ़ाया और ना सिर्फ ये, उन्होंने जानबूझ के उनको गुर्बत के हालात में रखा। इसकी तस्दीक तो सारे आंकड़े करते हैं और बाकायदा राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट करती है। हाँ। ये सोचने वाली बात है कि इतना ज्यादा अमीर कौम, अब आप अमीर कौम कैसे, सबसे ज्यादा लैंड सारी रिलीजियस कम्युनिटीज में अगर देखा जाए तो एंडोमेंट्स के हिसाब से 8.54 एकड़ का जमीन मुसलमानों के पास है। ताज्जुब नहीं होता, आपको हैरत नहीं होती कि वो मुसलमान सबसे गरीब है। सारे के सारे सेंसस आप देखिए और लगातार देखिए इन फर्जी सेक्युलर झूठी सेक्युलर पार्टियों को कि कितना मजबूर और मजलूम रखा है इन्होंने मुसलमानों को। तो सबसे पहले तो मैं इनको जवाब दे दूं कि जानबूझ के क्यों रखना चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं मुसलमान सियासी गुलाम रहे हमारे देश में, बंधुआ मजदूर रहे और जानबूझ के क्या उनको गरीब रखा जाता है? कुछ नहीं किया जाता इनके लिए, क्योंकि जितने भी कांग्रेस शासित राज्य है या कम्युनिस्ट शासित राज्य है सीपीएम द्वारा, सबसे ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक इंडिसेस पर उनकी मुसलमानों की हालत इतनी ज्यादा गिरी हुई क्यों होती है? अब आप बताइए, जब से मोदी जी आए हैं मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन यानी कि नुमाइंदगी सरकारी जॉब्स में 4.5 से 10% कैसे हुआ? अब आप खुद सोचिए कि पर कैपिटा ग्रोथ के हिसाब से मुसलमानों की पर कैपिटा ग्रोथ क्यों बढ़ी हिंदुओं के हिसाब से? और आप ये भी मुझे बताइए कि किस तरह से साक्षरता दर जो 68% था वो बढ़कर 79% हुआ। तो कुछ ना कुछ तो कर रहे थे ये लोग कि मुसलमान पीछे रहे, और यही है पूरी काट किया है कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इतनी बड़ी कौम में हम कितने बड़े तादाद की बात कर रहे हैं, पूरे देश की 15% आबादी को आप देखिए कि इतने गरीब लोग हैं और इतनी अमीर कौम है। ये कैसे संभव है? ये जो मुस्लिम सामंतवाद है ना, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो लगातार इन पूरी संस्थाओं पर कब्जा दर कब्जा करके लीज दे देकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं, और गरीब मुसलमानों के लिए इनसे पूछ लीजिए मतलब गरीब मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा शाजिया, ये कह रही हैं आप, जितना मैं समझ पाई? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ, मैं उनसे एक बात जो मैं कह रही हूँ, गरिमा जी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि सारे सवाल तो भाजपा के लिए है और भाजपा ही लेकर आई है। तो मैं एक बात सीधे सीधे पूछना चाहती हूँ कि वक्फ बोर्ड की कितनी जमीनें, कोई मुझे फहरिस्त गिना दे कि अगर संशोधन में दिक्कत हो रही है तो कोई मुझे बता दे
कि अब तक मुसलमानों के लिए कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस, कितने अस्पताल खुले हैं, बेवाओं के लिए क्या किया है, मजलूमों के लिए क्या किया है, रोजगार के लिए बढ़ाने के लिए क्या किया है, तालीम के लिए क्या कुछ किया गया है, और क्यों उन्होंने ज्यादातर मुसलमानों को सियासी गुलाम बनाकर, बंधुआ मजदूर बनाकर, सियासी चारा बनाकर उनको इस्तेमाल किया है। मुसलमानों की हालत इतनी क्यों बिगड़ी हुई है जब उनके पास इतनी जमीन है? वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब सिर्फ और सिर्फ गरीब का कल्याण है। औकाफ है मतलब वक्फ। और तो आप सोचिए औकाफ के नाम पर क्या हो रहा था? अगर औकाफ के नाम पर कुछ सच हो रहा होता, यानी वक्फ का मकसद पूरा होता, तो क्या मुसलमानों की हालत होती? बड़ा बेसिक और बुनियादी सवाल है, इसका जवाब कोई देगा नहीं मुझे। नहीं शाजिया, फिर एक सवाल का जवाब आप दीजिए ना शाजिया। अगर मुसलमानों में रिप्रेजेंटेशन का, हाँ मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन का मसला है ना भाई, जो गरीब पिछड़ा शोषित मुसलमान है उसे रिप्रेजेंटेशन मिले। सुनिए, आप 2-3 मुसलमानों को बैठा दिया आपने, चाहे वो मोहसिना किदवाई से लेकर सलमान खुर्शीद को, और अब उसी का जो है उसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारे देश में सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, सुन लीजिए आप, और आप सोचिए नुमाइंदगी नहीं मुसलमानों की, क्योंकि हमारे जैसे मुसलमान जब भाजपा में आते हैं हमें क्या क्या सुनने को मिलता है, और फिर ये कहा जाता है मुसलमानों को टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। एक तरफ से जलील किया जाता है वो मुसलमान जो पार्टी में आते हैं, और सियासी नुमाइंदगी से और सेपरेट इलेक्टोरेट है उससे, यानी कि उससे पार्टी का फैसला, उससे बीजेपी का फैसला दरअसल नुमाइंदगी का बदल जाता है कि 240 सांसदों में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, बीजेपी का कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। पूछ रही हूँ गरिमा जी, कितने रसूख वाले मुसलमानों के अलावा, कितने सियासी मुसलमानों के अलावा, कितने ज्यादा अशरफ मुसलमानों के अलावा, कितने गरीब मुसलमानों को दिए हैं समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने अब तक टिकट? वही सियासी परिवार चले आ रहे हैं। खुर्शीद आलम के बेटे सलमान खुर्शीद, वही अहमद पटेल जी, वही सारे समाजवादी पार्टी के, बीजेपी से ताल्लुक जिस सवाल का हो रही है, किसी एक सेकंड रुकिए ना। आजम खान जिन्होंने वक्त की जमीन छीनी है, हाजी मतीन, नहीं बोलने दीजिए, हारून यूसुफ, अमानतुल्लाह, क्या फायदा हो गया मुसलमानों का? मुसलमानों की जमीन छीन के खा गए, तो मुसलमानों को तो नुकसान किया ना मुसलमानों ने। और भाजपा को देखिए, मैंने आपको आंकड़े दिए हैं, सरकारी नुमाइंदगी, मुद्रा योजना में 36% लाभार्थी, आवास योजना में 31% मुसलमान लाभार्थी, बावजूद इसके कि सिर्फ 14% उनकी आबादी है। तो उस हिसाब से तो भाजपा ने भी वही पार्टी है जिसने कुछ करके दिखाया है। तो ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को जितना बजट एलोकेट होता है शाजिया, बहुत खटकती है, इसका 5वां हिस्सा भी इस्तेमाल क्यों नहीं होता मुसलमानों के कल्याण पर? सुनिए, आप ही मुझे बताइए कि साक्षरता दर मुसलमानों का कैसे बढ़ा? हुनर योजना हो या हुनर हाट योजना हो या उस्ताद योजना हो या बाकी स्कीमें हो या स्कॉलरशिप्स हो, जो सबसे ज्यादा बड़ी हैं, और मौलाना आजाद का अब जिक्र करूंगी, मौलाना आजाद स्कीम को और 2 स्कीमों के तहत उसका फंड उसमें गया है, और वो दोनों स्कीमों में मौलाना आजाद फंड के जो हकदार थे, जो एलिजिबल थे, वो उसमें आ रहे थे, वो ओवरलैप कर रही थी। अगर इतना बुरा हाल है तो आप बताइए लाभार्थी इतने कैसे बढ़ गए? और इन लाभार्थियों को क्या हुआ था? किसने खरीदा? मैं तो आपकी सरकार का सवाल पूछ रही हूँ भाई। योजना के तहत सुनिए ना, माइक्रो क्रेडिट स्कीम 24-25 में कहा है, तो ये मुसलमानों की हालत सबसे ज्यादा बेहतर अगर हुई है, सबसे बेहतर हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के तहत हुई है। बल्कि अगर आप आंकड़े देखेंगी तो आप ये भी रियलाइज करेंगी कि ड्रॉप आउट रेट जो मुसलमान बच्चियों का था, मुसलमान लड़कों का था, वो इतना ज्यादा कम हुआ है क्योंकि एक्सेस टू एजुकेशन बढ़ा है। मैं आंकड़ों पर ही तो सवाल पूछ रही हूँ शाजिया, and I would be truly glad if you answer that question। सवाल का जवाब दे रही हूँ, आप ही कहना चाह रही हैं कि बहुत ही ज्यादा जुल्म हुआ है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बजट कम कर दिया है। तो बजट अगर कम कर दिया है, कम इस्तेमाल हुआ है, आप इसका जवाब दीजिए, कैसे संभव हो पाया? नहीं, 3000 हो पाया, आप बताइए। अरे भाई, मैं जवाब दूं या सवाल पूछूं शाजिया? 3183 करोड़ रुपए अलॉट हुए और खर्च 919 करोड़ रुपए। बकौल आपके किरण रिजिजू ने जवाब दिया है कि बजट कम हुआ है या बजट इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी कि इतने कम बजट में वो कर दिखाया। यानी कि कांग्रेस पार्टी तो बहुत ज्यादा खा रही थी, इतना भ्रष्टाचार था। पूरा बजट जो बहुत ही कम था माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का, वो इतना खा गई कि कुछ हो नहीं पाया मुसलमानों के लिए, और हमने इतने कम में सारा काम कर दिया। तो सोचिए कितने भ्रष्ट लोग हैं ये, सोचिए किस तरह से उन्होंने गरीब मुसलमानों का खून चूसा है। तो सिर्फ वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम अगर आ जाएंगे तो मुसलमानों का कल्याण हो जाएगा भाई? यही तो बदलाव है कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्ति है उसका एग्जामिन करेगा और 2 गैर मुसलमान आ जाएंगे। मैं जवाब दे दूं, आपने क्या 9 गैर मुस्लिम आ जाएंगे तो क्या होगा? 2 गैर मुस्लिम आ जाएंगे तो खराब हो जाएगा सारा। आपको लगता नहीं है 2 गैर मुसलमान आ जाएंगे 22 लोगों के इसमें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर और वो प्रशासनिक बॉडी है, उनको नमाजें पढ़ानी है, उन्हें इमामत करनी है, क्या नमाज संस्था है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है, स्टैट्यूटरी संस्था है शाजिया, जितना वक्त आता है सब धर्मार्थ आता है। रजिस्ट्रेशन कराना है, देख रेख करानी है,
ऑडिट कराना है। तो अगर 22 लोग के मेंबर में अगर 2 आ गए नॉन मुसलमान तो क्या दिक्कत है? मतलब तो इस आप देश आप ये कह रहे हैं में कि दो मुसलमान गैर अधिकारी जो है, 2 इस हिंदू देश जो है यानी गैर कि मुसलमान शाजिया। नाकाबिले एतबार हैं। अच्छा, एक और अगर वो सवाल नाकाबिले एतबार हैं तो शाजिया। सारे जो मुसलमानों के हक में ठीक। बोल रहे हैं अखिलेश बात सुनिए यादव ना। और राहुल गांधी, उनको मुसलमान क्यों वोट दे? वो भी तो अच्छा, हिंदू रुकिए हैं, शाजिया। भले ही वो फर्जी हिंदू हैं। ठीक इसका है। जवाब है किसी के पास? 1 सेकंड, एक और सवाल पूछती हूँ आपसे, फिर इसका आगे जवाब बढ़ेंगे। नहीं, इसका जवाब दीजिए। भाई, मैं थोड़ी जवाब दूंगी मुसलमानों को शाजिया। लग रहा है कि मैं कोई 22 लोगों के political, काउंसिल में 2 लोगों से दिक्कत हो रही है, हाँ। यानी कि हिंदू नाकाबिले एतबार है। तो प्रशासनिक यही बॉडी में मैं भी नहीं होना आपसे चाहिए। सवाल तो पूछ रही समाज हूँ बनेगी कि तो जो समाजवादी वक्फ बोर्ड पार्टी को में, मुसलमान स्टेट क्यों वक्फ वोट बोर्ड दे? में किस मुंह से सरकारी मानते हैं अधिकारी अखिलेश यादव को? बाकायदा अखिलेश यादव उसमें क्यों वोट मांगते हैं? सरकारी अधिकारी अखिलेश अपॉइंट यादव किए किसी जाते हैं वक्फ मुसलमान बोर्ड को में। अध्यक्ष बनाए शाजिया, फिर वोट मांगे। मैंने आज तेजस्वी यादव किसी मुसलमान को अध्यक्ष बनाए फिर वोट मांगे। राहुल गांधी किसी मुसलमान को अध्यक्ष बनाए फिर वोट मांगे। तभी ठीक है हिम्मत करनी शाजिया, चाहिए। अगर इतने ठीक है, नाकाबिले ठीक एतबार है। हैं, उस सवाल का हिंदू, जवाब दरअसल उसका आप जवाब दे है देंगी तो समाजवादी बेहतर रहेगा। पार्टी के आप पास है। यही काउंटर अखिलेश क्वेश्चन है किसी मुसलमान को शाजिया, अध्यक्ष ठीक है, ना लेकिन है हिम्मत है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।